चलो ठीक है। सो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़े भी थे इससे पहले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग ये जाने थे कि मतलब अगर मान लो कोई एरिया है, ठीक है, अगर मान लो कोई अगर एरिया है इस तरीके का, अब इस एरिया के थ्रू अगर इसका एरिया मान लो ए और यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से क्रॉस कर रहा हो, अगर इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा हो ऐसे सिचुएशन में और परपेंडिकुलरली अगर क्रॉस कर रहा हो तो ऐसे सिचुएशन में जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है E इंटू ए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटू एरिया। ठीक है। और वेक्टर के फॉर्म में कैसे होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, है ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, एक सेकेंड देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट सरफेस। मतलब कि इस सरफेस से कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। और इसको कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इसको हम लोग फाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। चलो अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की जहां पर अगर बात आया कि फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट ए, फाई इज इक्वल टू कितना होगा, ई डॉट ए, है ना। तो चलो आगे देखते हैं। अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसमें अगर एरिया से मल्टीप्लाई करोगे दैट मीन्स आप न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर ऐसे करने वाले हो, और अगर वोल्ट पर मीटर है उसमें मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, वोल्ट मीटर, है ना। तो ये किस चीज का यूनिट हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक जनरल सिचुएशन जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अगर इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अगर इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर, अच्छा देखो अगर मान लो ये चीज हम लोग पहले से भी जानते हैं कि अगर ये एरिया है, ठीक है ना, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है एरिया वेक्टर। ठीक है। और उसको हम लोग अगर ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो ए कैप, है ना, ये एरिया वेक्टर होगा। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, आपका एरिया वेक्टर है, और यहाँ पर ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो कितना बन रहा है, यहाँ पर एंगल जो बन रहा होगा वो मान, हाँ, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना मान लेते हैं, यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है ना, थीटा एंगल बन रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में थीटा एंगल जब बन रहा होगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो फाई होगा, डी फाई इज इक्वल टू कितना होगा, ई डॉट डी ए, है ना, ई डॉट डी ए। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका नेट फ्लक्स, है ना। ये ऐसा सिचुएशन होता है। तो अगर मान लिया जाए सरफेस अगर प्लेन ना हो, इस तरीके का सरफेस प्लेन ना हो करके अगर मान लो तुम्हारा इस तरीके का सरफेस हो, ठीक है ना, जहां पर हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग हो, है ना, यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं, छोटे छोटे एरिया को कंसीडर करोगे, ठीक है ना, और उस छोटे छोटे एरिया का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ डीए, और उस छोटे से एरिया का अगर एरिया वेक्टर अगर इधर होगा और उसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे, है ना, तो उसका डॉट प्रोडक्ट करके आप क्या करोगे, फ्लक्स निकालोगे। तो वो जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा, छोटा सा फ्लक्स निकलेगा जो कि आप लोग को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। अब इस छोटे से फ्लक्स को, मतलब सारे छोटे छोटे फ्लक्स को निकाल करके आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, है ना। तो इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेट फ्लक्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। जैसे अगर मान लो ये सरफेस है तो एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन दो हो सकता है, अंदर भी और बाहर भी, है ना। तो एरिया वेक्टर किधर होता है, बाहर के डायरेक्शन में। अगर ये एरिया है तो इसके बाहर के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। समझ गए। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि एक स्क्वायर फ्रेम है, ठीक है, यहाँ पर एक स्क्वायर फ्रेम है। तो स्क्वायर फ्रेम तुम इस तरीके से बना लो, ठीक है, और इसका ऑफ
साइड लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इज प्लेस्ड विथ पॉजिटिव नॉर्मल मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना 20 वोल्ट पर मीटर है, और यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है। समझ रहे हो? तो ऐसे सिचुएशन में अगर फ्लक्स निकालना है तो क्या निकालोगे, E इंटू ए इंटू कॉस 60। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप एक बार पुट करोगे। अच्छा देखो यहाँ पर साइड लेंथ कितना है, सेंटीमीटर में है ना, तो साइड लेंथ क्योंकि सेंटीमीटर में है तो उसको हम लोग किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो यहाँ पर 10/100। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है 10/100 का मीटर स्क्वायर इंटू, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 20, तो यहाँ पर हम लोग 20 लिख दिए इंटू 1/2 cos 60 का वैल्यू। तो इस तरीके से आपका नेट फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब फ्लक्स क्या है, तो देखो फ्लक्स जो आया है वो कहां से आया है, E डॉट डी ए करके आया है ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का हमेशा जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक सेकेंड, देखो तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा हमेशा क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज दिखाया हुआ है कि फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है ना। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर, कंसीडर एक सिलेंडर है इस तरीके का दिया हुआ है। ठीक है, अब इस सिलेंडर की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें दिया हुआ है आगे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आगे की तरफ दिया हुआ है। अब इस सिलेंडर के थ्रू नेट फ्लक्स निकालने की कोशिश किया जा रहा है, तो क्या होगा, देखो हम लोग यहाँ पर देखो 3 सरफेस लेते हैं, एक सरफेस इधर, दूसरा सरफेस इधर, और तीसरा जो है वो आपका जो कर्व वाला पोर्शन है उसका। ठीक है ना, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस वाले सरफेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इसका एरिया वेक्टर भी होगा किधर, बाहर की तरफ, है ना। तो एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एंगल दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री। ठीक है, अब इधर की बात अगर हम करेंगे तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है और एरिया जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और एरिया जो है वो बाहर की तरफ, तो यहाँ पर एंगल कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, -EA हो जाएगा, और यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, E इंटू ए, क्योंकि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे cos 180 डिग्री इक्वल टू -1, तो यहाँ पर -EA और यहाँ पर EA है ना। लेकिन यहाँ पर देखो अगर जो कर्व सरफेस वाले पार्ट की अगर हम बात करते तो यहाँ पर एरिया वेक्टर ऊपर में और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर नेट फ्लक्स निकालना स्टार्ट किए हम लोग, तो देखो नेट फ्लक्स क्या होगा, A1 एरिया के ड्यू टू, A2 एरिया के ड्यू टू और कर्व सरफेस, तीनों एरिया के ड्यू टू नेट फ्लक्स हम लोग को निकालना है ना। तो एक के ड्यू टू जहां पर एंगल 0 डिग्री बन रहा है वो ए हो गया फ्लक्स, ये वाले एरिया के ड्यू टू जो फ्लक्स है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और कर्व सरफेस के ड्यू टू जो एरिया है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो नेट फ्लक्स जो हम निकालेंगे तो क्या होगा, तीनों का सम होगा, एंड दैट विल बी 0, है ना, वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितना अमाउंट पॉजिटिव में होगा उतना ही अमाउंट यहाँ पर नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस ऊपर वाले सिचुएशन से हम लोग ये विजुअलाइज किए कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अगर इसमें कोई भी क्लोज शेप का बॉडी अगर रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर नेट फ्लक्स कितने होने वाले हैं, तो नेट फ्लक्स 0 होने वाले। क्यों, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। समझ रहे हैं, तो इसलिए कोई भी फ्लक्स यहाँ पर स्टोर नहीं होगा, तो नेट फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज को लिखा हुआ, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0। दिस इज ट्रू फॉर एनी शेप ऑफ ए क्लोज सरफेस, ये किसी भी शेप ऑफ क्लोज सरफेस के लिए पॉसिबल है। जैसे अगर यहाँ पर मान लो अगर कोन भी रहता है, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से रखा होता है, और एक चीज ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जितना इसके मतलब अगर मान लो ऐसे यहाँ पर ये क्या है, कोन है, ठीक है, तो कोन के
एक साइड से जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स दूसरे साइड से बाहर जा रहा है, तो नेट फ्लक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 होगा। लेकिन लेकिन अगर जो देखो, अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर में अगर मान लिया चार्ज हो, ठीक है, अंदर में अगर चार्ज हो, तो ऐसे सिचुएशन में नेट फ्लक्स 0 नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर मान लो अंदर में चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस तरीके से बाहर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, तो सारा अमाउंट ऑफ फील्ड लाइन जो है वो बाहर की तरफ ही जा रहा है, तो नेट फ्लक्स यहाँ पर 0 नहीं होगा, क्योंकि जितना फील्ड एंटर कर रहा है उतना नहीं निकल रहा है, हाँ, उतना फील्ड यहाँ से निकल नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो एक सिचुएशन आता है यहाँ पर कि आप यहाँ पर एक डिस्क रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, है ना। अब इस चार्ज पार्टिकल के यहाँ पर होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे सराउंडिंग एरिया में होगा, करेक्ट। सो अगर हम देखा जाए किसी एक पॉइंट पे, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा आपका, ये होगा, है ना, यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब देखो ये फील्ड का जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो किधर होगा, इधर की तरफ होगा। इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, 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 तो हर एक पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन अलग होगा। दूसरा चीज तुम देखो कि ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस वो भी सेम नहीं है, तो दैट मीन्स कि इसके पूरे पोर्शन में फील्ड का ना मैग्नीट्यूड सेम है, ना एरिया, मतलब ना मैग्नीट्यूड सेम है, ना डायरेक्शन सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे कि इस पूरे डिस्क को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करोगे, ठीक है ना, और उस छोटे से एलिमेंट में कंसीडर करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में दोनों में क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर एलिमेंट कौन सा लेंगे आप लोग, तो रिंग लेंगे, रिंग विथ लिटिल थिकनेस dr, है ना, रिंग विथ लिटिल थिकनेस dr। तो इस रिंग को क्या करेंगे, देखो ये जो अभी r डिस्टेंस पे, यहां से r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का यहाँ पर एक रिंग लिया गया, ठीक है। अब उसी रिंग को आप इस तरीके से स्प्रेड ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा आपका 2πr, और यहां से यहां तक जो थिकनेस है उसका क्या वैल्यू होगा, dr। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो छोटा सा एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 2πr इंटू dr। तो ये एरिया हो गया। अब इस पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू कितना होगा वो भी तो हम लोग को देखना है ना। तो इस पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू जो होगा वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। कैसे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम लोग के लिखे हैं, ये चार्ज है q, वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, और फिर जाकर के यहां से लेकर के आपका यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ कितना स्मॉल है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r। तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू इतना हो जाएगा, समझ रहे। तो वो चीज आपका नीचे दिया हुआ तो उसका स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एक एंगल है, और उसका वैल्यू यहाँ पर dA है, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल है वो कितना, थीटा, ठीक है। तो जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो यहाँ पर आएगा क्या, कॉस थीटा आएगा, समझ रहे हैं। तो कॉस थीटा जो आएगा, उस कॉस थीटा का वैल्यू आप यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हो। तो सारे चीज का वैल्यू dA, E और कॉस थीटा तीनों का वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो जब ऐसे मेंशन कर लोगे उसके बाद देखो यहाँ पर नेट फ्लक्स अगर निकालना होगा तो नेट फ्लक्स तो यहाँ पर निकाल के आ गया इतना सारा वैल्यू, है ना। अब फिर नेट फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद आप यहाँ तक पहुंचते हो, ठीक है। अब इसमें देखो वेरिएबल कौन है, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, जो d के मल्टीपल में होगा, मतलब यहाँ पर dr के फॉर्म में d के साथ कौन है, r है, तो वेरिएबल कौन है, r है ना। और r क्या है तुम्हारा, तो इस एलिमेंट का रेडियस दिया हुआ है ना। तो r क्या हो गया तुम्हारा, इस एलिमेंट का रेडियस। तो देखो अब क्या है ना कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है वो कितना है, अल्फा है ना। एंगल क्या है, अल्फा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे इंटीग्रेशन को एंगल के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ये जो एलिमेंट है वो लेट्स से सपोज हम लोग मानते हैं कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक है।
तो यहाँ पर थीटा और ये रेडियस में रिलेशन निकाल रहा है, थीटा और रेडियस में रिलेशन निकाल रहा है, समझ गए? तो आर स्मॉल आर बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहां से आ जाता है तुम्हारा आर इज इक्वल टू ए tan थीटा, ठीक है? तो फिर जाकर के क्या करोगे, तो देखो जहां जहां तुम आर देख रहे हो, ठीक है ना, वहां वहां पर ए tan थीटा आप पुट करोगे, पहला बात। दूसरा बात क्या करोगे कि अब यहाँ पर डी आर का वैल्यू जो है उसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू आता है ए सेक स्क्वायर थीटा, है ना? अब यहाँ पर डी आर इज इक्वल टू हो जाता है ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो देखो यहाँ पर जितना जगह आर है वहां पर आप क्या पुट करने वाले हो, ए tan थीटा पुट करने वाले हो, और फिर देख रहे होगे यहाँ पर डी आर का वैल्यू है, तो डी आर के जगह पे आप ये वैल्यू पुट करने वाले हो। तो फिर इस एक्सप्रेशन में आर और डी आर का वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे, समझ गए? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो जो वेरिएबल है उसको इन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, बाकी सारे चीजों को क्या करेंगे हम लोग बाहर रखेंगे, है ना? तो देखो क्या करते हैं यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि ये जो देखना, जो कुछ भी कांस्टेंट है 2k पाई q सब कुछ को बाहर रख लिया गया। अब यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी a दिख रहा है, ठीक है ना? तो इस तरीके, यहाँ पर देखो एक सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर AQ आ जा रहा है, हाँ यहाँ पर भी एक A है, एक ये यहाँ पर है और एक A यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा AQ इंटू फिर tan थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा डी थीटा, और नीचे में A स्क्वायर को जब तुम कॉमन लोगे यहाँ पर पावर 3/2 है, तो यहाँ पर क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा, A सेक क्यूब थीटा, ठीक है? यहाँ तक हो गया। और इसके बाद यहां तक करने के बाद जब आगे सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पर सेक क्यू थीटा था, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये भी कैंसिल आउट होगा, है ना? तो फिर फाइनली जो सॉल्व करके आएगा, जो बच रहा होगा वो कितना बच रहा होगा, केवल यहाँ पर tan थीटा और फिर जाकर के नीचे सेक थीटा, तो tan थीटा सेक थीटा को भी सिंप्लीफाई करोगे तो केवल और केवल बच जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और फिर अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, ठीक है? तो देखो यहाँ पर अगर एलिमेंट की बात करा जाए तो एक एलिमेंट जो होगा इसके सेंटर पे होगा, और जो सबसे बड़ा वाला रिंग होगा उसका रेडियस कितना हो रहा होगा, कैपिटल आर। तो रेडियस का, वो तो रेडियस के फॉर्म में ये अगर देखा जाए तो लिमिट होगा, लेकिन एंगल के फॉर्म में अगर हमको लिमिट देखना है तो सबसे जो यहाँ पर वाला जो रिंग होगा उस केस में एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ सबसे जो बड़ा वाला रिंग होगा उसका एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा, जो कि आपको यहाँ पर दिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर एंगल का वेरिएशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 0 टू अल्फा, समझ गए? तो फिर आप दोनों का वैल्यू पुट करोगे तो फाइनली रिजल्ट आएगा कितना, फाइनली रिजल्ट आएगा q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अब देखो यहाँ पर जैसे जैसे अल्फा का वैल्यू चेंज करते चलोगे अपना नेट फ्लक्स भी चेंज होता चला जाएगा, ठीक है? तो ये तरह ये हो गया यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि एक चार्ज Q है, वो कहाँ पे प्लेस्ड है, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, तो एक हॉलो स्फीयर के सेंटर पे प्लेस्ड है, ठीक है? अब इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, r, कैलकुलेट नेट फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय दैट हॉलो स्फीयर, तो इस हॉलो स्फीयर से नेट फ्लक्स कितना निकल रहा होगा वो चीज निकाल यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए तो हर एक जगह पे क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, है ना? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, और ये हॉलो स्फीयर रेडियस क्या होगा, r होगा, तो हर एक पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना? बट डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर वेरी कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पर वेरी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, सुनना मेरी बात को, कि इसको क्या करेंगे हम लोग कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? छोटे से पार्ट में, इतने छोटे से पार्ट में डिवाइड करेंगे सो दैट कि जो एरिया का डायरेक्शन होगा, डी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, उस छोटे से डी के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, उस वो अपने मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट होगा। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे और एरिया वेक्टर आगे, दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री, ठीक है?
उसी तरीके से छोटा एलिमेंट यहाँ पर भी लोगे तो वहां पर भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ, तो हर एक जगह पे छोटा छोटा एलिमेंट जो होगा उसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, तो यहाँ पर सब जगह क्या होगा, एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो अब हम लोग नेट फ्लक्स अगर निकालेंगे तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक छोटे से एरिया में जो फ्लक्स निकाले उसी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इंटीग्रेट जब तुम करोगे तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ उस छोटे से एरिया का। तो छोटे छोटे सारे एरिया को तुम अगर एक साथ मिलाओगे तो इस पूरे हॉलो स्फीयर का इस पूरे हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया निकल जाएगा और वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल आउट, ये r स्क्वायर कैंसिल आउट, बच गया क्या, q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका q नेट, नेट फोर्स सॉरी नेट फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज जो यहाँ पर था डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, हाँ। तो देखो यहां से ये बात समझ में आता है कि जो चार्ज बाहर होगा उसके ड्यू टू नेट फ्लक्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और जो चार्ज इनसाइड होगा उसके ड्यू टू जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। देखो यहाँ पर जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर यहाँ पर भी अगर चार्ज होता ना कोई, ठीक है, तो इसके ड्यू टू जो नेट फ्लक्स होता वो कितना हो जाता, 0 हो जाता। ठीक, हाँ। सो अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो बाहर में जो यहाँ पर चार्ज है उसके ड्यू टू फ्लक्स क्यों 0 हो रहा है, तो उसके पीछे रीजन यही है कि देखो यहाँ पर जो चार्ज होगा तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे होगा। ठीक है, तो अब देखो कि जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एंटर कर रहा होगा उतना ही अमाउंट ऑफ फील्ड लाइन जो है वो बाहर जा रहा होगा, है ना। तो इसीलिए नेट फ्लक्स जो हो जाता है क्या हो जाता है, 0, क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स आउटवर्ड जा रहा है ना। तो अगर इनसाइड आने वाले फ्लक्स को अगर नेगेटिव मानोगे तो आउटसाइड जाने वाले फ्लक्स को अगर पॉजिटिव मानोगे, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए? तो ये हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग एक लॉ के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, गॉस लॉ। ठीक है, तो ये गॉस लॉ है क्या, ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत में हम लोग पढ़े थे क्या, कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं कूलम्ब्स लॉ का यूज करके आप क्या, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रखा हुआ तो उसके ड्यू टू किसी पॉइंट पे अगर आपको फील्ड निकालना होता है तो आप कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हो। गॉस लॉ का भी कहीं ना कहीं गॉस लॉ भी सेम पर्पस को फुलफिल करता है, लेकिन ये थोड़ा सा ना इजी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, और इनफैक्ट जब चार्ज जो होंगे वो थोड़ा सा मतलब जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड से ये क्या कहते हैं, अगर गॉस लॉ की अगर हम बात करें तो जैसे अगर कोई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके ड्यू टू अगर फील्ड कहीं पे निकालना होगा तो आप कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा करके ही निकाल पाओगे। ठीक है, और वो कैलकुलेशन जो होता है वो थोड़ा लंबा जाता है। गॉस लॉ के थ्रू आप कॉम्प्लिकेटेड, इनफैक्ट जितने भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, है ना, उसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अगर गॉस लॉ से अगर आप निकालोगे तो काफी आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, सो दिस लॉ इज एन अल्टरनेटिव टू कूलम्ब्स लॉ. It provide a different way to express the relationship between electric charge and electric field, है ना। तो ये है इसकी खासियत। नाउ अब ये कहना क्या चाहता है, देखो ये जो लॉ है वो कब एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल तब होगा जब आप क्लोज सरफेस के में डील कर रहे होगे। ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, कोई एक क्लोज सरफेस है इसके थ्रू टोटल फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है उस पे डिपेंड करेगा क्या, इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो नेट फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। और फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाता है, phi इज इक्वल टू ई डॉट डी ऑन ई डॉट डी, ये तो फ्लक्स का फॉर्मूला है, एंड दैट फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये चीज तो आप लोग को मैं बता ही दिया कि यहाँ पर जो फ्लक्स है, सॉरी यहाँ पर जो गॉस लॉ है
कहां पर ज्यादा यूजफुल होता है? जहां पर सिमेट्रिक, मतलब कहीं ना कहीं चार्ज होगा वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और थोड़ा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी वो होल्ड कर रहा होगा। लाइक सिमेट्रिकली वो चार्ज हर एक जगह पर इक्वल अमाउंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। वैसे सिचुएशन में ये गॉस लॉ एप्लीकेबल हो जाता है, वहां पर यूजफुल हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो चीजें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर चार्ज। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो देखो ये जो क्लोज सरफेस हम बात कर रहे थे, जिस क्लोज सरफेस की बात कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब इसके अंदर भी कुछ चार्ज रहेगा और बाहर में भी कुछ चार्ज रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर वो उन सारे चार्जेस के वजह से है, जो चार्जेस अंदर में है और जो चार्ज बाहर में है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर इन द अबव एक्सप्रेशन इज द रिजल्टिंग फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द गिवन क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस के अंदर में भी और क्लोज सरफेस के बाहर में भी, है ना, सारे चार्जेस के ड्यू टू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट ये जो क्यू इन है, ये जो क्यू इन है वो नेट फ्लक्स, सॉरी यहाँ पर नेट चार्ज है जो कि ये क्लोज सरफेस इनक्लोज करेगा, है ना, नेट चार्ज है जो इस क्लोज सरफेस के अंदर रहेगा। समझ गए? तो यहाँ पर चार्ज जो होगा केवल वही होगा जो सरफेस के अंदर होगा, लेकिन यहाँ पर फील्ड जो आएगा, फील्ड जो आएगा वो क्या होगा? अंदर वाले चार्ज और बाहर वाले चार्ज, दोनों चार्ज उसके ड्यू टू होगा। समझ गए? तो इससे यहाँ पर एक कंक्लूजन मिलता है ये कि इसका मतलब ये होता है कि केवल जो इनसाइड में चार्ज होंगे, जो चार्जेस जो इनसाइड होंगे वही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। ठीक है, जो बाहर, मतलब कहीं ना कहीं वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। जो बाहर के चार्जेज होते हैं वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो अभी बताया गया था कि जितना वो फील्ड एंटर करेगा उतना ही फील्ड लाइन वो बाहर जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो केवल यहाँ पर क्यू इन में उस गॉसियन सरफेस के, मतलब उस क्लोज सरफेस के अंदर में जो चार्ज है उसको इंक्लूड करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारे इनसाइड और आउटसाइड सारे चार्जेस के अरेंजमेंट के ड्यू टू है। तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपीयर इन द अबव एक्सप्रेशन इज द रिजल्टिंग फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। बट जो क्यू इन है वो क्या है? चार्ज कंटेन्ड विद इन द क्लोज सरफेस, मतलब कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उस पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो और उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आउटसाइड द क्लोज सरफेस इन प्रोड्यूसिंग नेट फ्लक्स इज जीरो। तो इस क्लोज सरफेस के बाहर जो एक चार्ज अगर मान लो यहाँ पर है तो इसका कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में क्या होगा? जीरो होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब सरफेस ऑन विच, अब देखो ये जो सरफेस की बार बार हम बात कर रहे हैं, एक क्लोज सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए, तो उस क्लोज सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस। समझ रहे हो? देखो, सरफेस ऑन विच गॉस लॉ कैन बी अप्लाइड, और जिस कह सकते हो कि सरफेस जिस पे हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं उस सरफेस का क्या नाम होता है? गॉसियन सरफेस। उस सरफेस का क्या नाम होता है? गॉसियन सरफेस। अब ये जो गॉसियन सरफेस वो एक इमेजिनरी सरफेस होता है। ठीक है, वो क्या होता है? एक इमेजिनरी सरफेस होता है। ठीक है ना, अब उस इमेजिनरी सरफेस पे जैसे अगर मान लो इस पॉइंट पे फ्लक्स आपको निकालना था, ठीक है, लाइक इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो क्या करोगे आप? इस पॉइंट से पास करता हुआ एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाओगे। ठीक है, और इसी क्लोज सरफेस के ड्यू टू आप नेट फ्लक्स निकालोगे और तब जाकर के इस पॉइंट पे फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशन हम लोग आगे चल करके करेंगे। ठीक है ना, अभी हम लोग देखते हैं इसमें और भी क्या क्या पॉइंट है। देखो, अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं IIT JEE में उसके लिए। ठीक है ना, अगर कह रहा है यहाँ पे इफ नो नेट फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस, अगर मान लो नेट फ्लक्स क्या है? जीरो है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं भी हो सकता है। बट अगर फ्लक्स जीरो है, ठीक है, अगर बट इफ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन नेट चार्ज इंक्लूज मस्ट बी जीरो।
ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अगर मान लो ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, अब इसके थ्रू नेट फ्लक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 0। तो पहला ऑप्शन दे देगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मस्ट भी 0 होना चाहिए, दूसरा में होना चाहिए मे बी 0, इस तरीके के पूछ देगा। और फिर जाकर के पूछेगा कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड जो है वो 0 हो सकता है, नॉन 0 हो सकता है, इस तरीके से 4 ऑप्शन बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर नेट फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन नेट चार्ज इनक्लोज जो होगा वो तो पक्का ही 0 होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चार्ज उसके अंदर हो। अब इसको समझते हैं कैसे। देखो, अगर ये मान लो एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है, अब इस गॉसियन सरफेस पे अगर मान लिया जाए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो मान लो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो यहाँ पर भी नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर फील्ड का वैल्यू 0 ही हो, 0 हो भी सकता है और नहीं भी 0 हो सकता है। ठीक है, लेकिन नेट फ्लक्स अगर 0 है तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना नेट फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नेट फ्लक्स 0 है तो क्यू इन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर नेट फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाता है, ई डॉट डी ए हो जाता है। और ई डॉट डी ए का वैल्यू क्या हो जाता है, ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर तीन चीज 0 हो सकती है, ई भी 0 हो सकता है, डी ए भी 0 हो सकता है, कॉस थीटा भी 0 हो सकता है। ठीक है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर फ्लक्स 0 है तो ई 0 हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि अगर फ्लक्स 0 है तो चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए? तो ये चीजें हैं। नाउ अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना दिया हुआ है, 2x i कैप। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये मान लो तुम्हारा वाई एक्सिस है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखा दिया हम लोगों ने। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब फाइंड आउट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन अ क्यूब ऑफ साइड ए एज शोन इन फिगर। तो इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज स्टोर्ड है उसके बारे में आपको वैल्यू निकालना है। तो देखो, तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना है वो निकालना, तो आप क्या निकालोगे, नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या करोगे, क्यू इन नेट चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग को अभी क्या करना है, नेट फ्लक्स निकालना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर कितने सरफेस है, एक तो सरफेस तुम्हारा ये वाला हो जाएगा, ये वाला सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं A1, है ना। अब दूसरा सरफेस जो होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो इसके ड्यू टू इसको एरिया मान लेते हैं A2। और ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ, एरिया जो है वो क्या है, इधर की तरफ है, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जा रहा है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जा रहा है ना। यहाँ पर देखो यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जा रहा है, यहाँ पर एंगल जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पर एंगल होगा 180 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? तो चलो देखते हैं, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं सारा चीज। ठीक है, अच्छा देखो, ऊपर का जो सरफेस है यहाँ पर वो सरफेस है, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, 0, 0 डिग्री नहीं 0 होगा। ठीक है ना, ये होगा। अब देखो एक एक करके हम लोग A1 की ड्यू टू निकालते, तो φ1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, A1 है ना, तो φ1 इज इक्वल टू कितना होगा, E1 इंटू A1। तो देखो E1 यहाँ पर फील्ड का वैल्यू क्या होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, ठीक है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स का वैल्यू अगर बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ई का वैल्यू जो होगा वो कैसे होगा, देखो यहाँ पर बताते हैं, 2 इंटू यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ए है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर 2a³ आ जाएगा आपका क्या, फ्लक्स, है ना, और वो भी नेगेटिव में। और यहाँ पर नेट फ्लक्स जो सेकंड सरफेस के ड्यू टू वो कितना हो जाएगा, E2 इंटू एरिया 2। तो यहाँ पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, 2a, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 2a इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा,
4AQ आ जाएगा। तो यहाँ पर नेट फ्लक्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा, दोनों को सम करोगे तो कितना आएगा 2AQ। समझ गए? तो नेट फ्लक्स यहाँ पर आएगा 2AQ। तो देखो यहाँ पर सॉल्व किए हम लोग इन नेट फ्लक्स इनवर्ड और जो नेट फ्लक्स जो आउटवर्ड डायरेक्शन में था वो दोनों का वैल्यू आप यहाँ पर निकाले और नेट फ्लक्स का वैल्यू फिर दोनों को सम किए तो यहाँ पर 2AQ आ गया और उसको फिर हम लोग Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट किए तो यहाँ पर Q इन इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में बाकी सारे सरफेस के ड्यू टू जो नेट फ्लक्स नहीं निकाले क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जो है क्या है परपेंडिकुलर हो रहा है ना। तो ये चीज तो हम लोग को अभी एक्सप्लेन कर ही दिए। चलो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या हुआ ना कि एकदम से अरेंजमेंट दिया हुआ है आपको सारा कुछ का, ठीक है, और देखते यहाँ पर आपको निकालना क्या है। देखो यहाँ पर निकालना है क्वेश्चन में फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द बॉक्स। तो बॉक्स के ड्यू टू, और बॉक्स कौन सा है, ये है तुम्हारा बॉक्स। क्या है, ये है तुम्हारा बॉक्स, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर इस बॉक्स में एक स्फीयर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और एक रॉड जो है यहाँ पर दिया हुआ है और उसके अलावा भी एंड एन ऑब्जेक्ट आर, एक ऑब्जेक्ट आर है, वो कौन से लोकेशन पे है, इज ए पॉइंट चार्ज, और एक ऑब्जेक्ट आर है उसके पीछे चार्ज कितना है -2Q। वो पोजीशन कहाँ पर है a/2 -a/2 जीरो पे, और ऑब्जेक्ट जो s है एक और ऑब्जेक्ट है, कौन, s ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कहाँ पे पोजीशन है, सॉरी उसका चार्ज कितना है 4Q है, और कौन से पोजीशन पे 3a और 0 पे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको नेट फ्लक्स निकालना है। तो सुनो यहाँ पर आपको करना क्या है स्टेप बाय स्टेप वो बताते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले चीज ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप नेट फ्लक्स निकालने वाले हैं वो क्या होगा, नेट चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस बॉक्स के अंदर, ये जो बॉक्स है उसके अंदर कौन कौन से चार्जेज होंगे। अब ये जो बॉक्स है वो क्या है, क्यूबाइडल क्यूबिकल शेप का हुआ, उसका लेंथ कितना है 2a, ठीक है। तो अगर आप मानते हो इसको एक्स एक्सिस अगर हम ले लेते हैं, इसको हम लोग क्या लेते हैं वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा जेड एक्सिस। अब हम सबका पोजीशन देखते हैं, स्फीयर का पोजीशन। अब यहाँ पर देखो अगर ये जो बॉक्स है उसका ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 a हो जाएगा 0,0 इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर भी इधर वाला पॉइंट का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -a,0,0 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो जो स्फीयर है उसका कोऑर्डिनेट, उसका चार्ज दिया हुआ कितना q और रेडियस कितना दिया हुआ a/2, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है इसका -a, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है -a, और फिर यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर z कोऑर्डिनेट जो है वो 2a दिया हुआ है, ठीक है। तो z कोऑर्डिनेट जो 2a है वो ज्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर मान लिया जाए अगर क्यूब आप बनाओगे, क्यूब अगर आप बनाओगे भी, ठीक है, तो उसका z कोऑर्डिनेट भी कहां तक जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर ये z, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ऐसे देखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा समझना इसको, ठीक है। अगर ये जेड एक्सिस भी होगा, ठीक है ना, जेड एक्सिस होगा, ठीक है, तो उसमें भी इधर भी कितना डिस्टेंस होगा a और इधर कितना डिस्टेंस होगा a, ठीक है। तो यहाँ पर भी -a और यहाँ पर +a के बीच में लाई करेगा, और यहाँ पर जेड कोऑर्डिनेट जो है कितना है 2a दिया हुआ है। दैट मींस ये जो स्फीयर जो है वो क्या है, लाइंग आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। वैसे इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो कहना चाह रहा है कि नहीं इसके सरफेस पे है, आधा, देखने में ऐसा लग रहा है कि आधा चार्ज जो है वो क्या है इस बॉक्स के अंदर है, बट अगर इसके थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मान लो जेड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो फिर वो जाकर के यहाँ से आइडिया लग जाता है कि नहीं ये बॉक्स के बाहर है, ठीक है ना। अब देखो ये जो रॉड है उसके पास भी चार्ज कितना है 4Q है, ठीक है, एंड इट्स लेफ्ट एंड इज एट कोऑर्डिनेट इतना, ठीक है ना। तो इसका लेफ्ट कोऑर्डिनेट कितने पे है 3/4a पे है, ठीक है। इसका लेफ्ट एंड जो है वो 3/4a, मतलब इस पॉइंट का पोजीशन तुमको बता रहा है कितना 3/4, ठीक है, यहां से यहां तक का 3/4। तो ये लेंथ कितना इस पूरे रॉड का ये कितना लेंथ यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा L/4,
ठीक है। तो 4q चार्ज है इसके लेंथ l में, तो l/4 1/4 चार्ज 1/4 लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो q चार्ज होगा। ठीक है। तो चलो यहां पर हम लोग को समझ में आया कि इस रॉड के वजह से इस बॉक्स के अंदर कितना चार्ज है, तो q अमाउंट ऑफ चार्ज है। चलो अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखना है कि इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज है ये r और s, ये क्या दोनों अंदर है या नहीं है। तो देखो r का कोऑर्डिनेट है a/2 और a/2, ऑब्वियसली ये जो है आपका क्या बॉक्स के अंदर, लेकिन इसमें देखो 3a और 3a दिया हुआ है ना, तो ये आउटसाइड हो गया, ये क्या हो गया, आउटसाइड। ठीक है। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। अब देखो स्फीयर जो है वो क्या है, आउटसाइड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आउटसाइड का रीजन आपको समझा दिया। ठीक है, रॉड जो है इनसाइड है, लेकिन लेंथ ऑफ रॉड जो अंदर है वो कितना, केवल a/4 है। तो a लेंथ, सॉरी अगर हाँ पूरे a लेंथ में कितना चार्ज था 4q, तो a/1/4 में कितना चार्ज होगा q। तो रॉड के ड्यू टू इनसाइड चार्ज कितना है q। अब उसके बाद देखो 2 पॉइंट चार्ज और थे, कौन कौन, r और s। ठीक है, तो r जो है इनसाइड पॉइंट चार्ज है और ये s जो है आउटसाइड पॉइंट चार्ज है। ठीक है ना, तो यहाँ पर q इन बाई एप्सिलॉन नॉट में क्या होगा, q किसके वजह से, इस रॉड के वजह से। और उसके अलावा जो देखो यहाँ पर ये जो r है उसका चार्ज कितना, -2q। r जो है उसका चार्ज क्या है, -2q। ठीक है, तो यहाँ पर q -2q इज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर नेट चार्ज जो हो जाएगा, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, -q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीजें हो गए। नाउ अब उसके बाद हम लोग यहां तक सब सीख गए। उसके बाद देखो थोड़ा सा गॉसियन सरफेस के बारे में जानते हैं। ठीक है, अगर देखो अगर गॉसियन सरफेस ये है और अगर चार्ज तुम्हारा एकदम सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पर मतलब जस्ट नीचे है, लेकिन फिर भी यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है। यहाँ पर देखो एकदम चार्ज जस्ट गॉसियन सरफेस के अंदर है, फिर भी यहाँ पर नेट फ्लक्स क्या है, 0। क्या होगा, q इन बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर गॉसियन सरफेस पे हो, दैट मींस आधा पार्ट चार्ज का अंदर और आधा पार्ट चार्ज का बाहर, तो वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, q/2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ गए, इस तरीके से होता है। अब देखो थोड़ा सा गॉसियन सरफेस में ना को थोड़ा सा हम लोग को समझेंगे अभी, और इसका एप्लीकेशन आने देते हैं। जितने भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे तो वहां पर कैसा गॉसियन सरफेस लेना सही रहेगा, पॉइंट चार्ज रहेगा तो वहां पर कैसा गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, अगर 3 डायमेंशनल ऑफ बॉडी होगा तो वहां पर गॉसियन सरफेस कैसा लेना होगा, वो सब अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं इधर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर मान लो एक क्यूब हो और क्यूब के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे अगर चार्ज यहाँ पर हो, तो वैसे सिचुएशन में नेट फ्लक्स तो इजी है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर चार्ज अगर इस क्यूब के फेस के सेंटर पे हो, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, नेट फ्लक्स इस क्यूब के ड्यू टू। तो देखो इस चार्ज को पूरी तरीके से कवर करने के लिए एक और आप इमेजिन कर सकते हो, क्यूब इधर लगा दोगे तो पूरा चार्ज जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो इस दोनों क्यूब के ड्यू टू जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस ये इतना अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक होगा किससे, दोनों क्यूब के ड्यू टू, है ना। तो एक क्यूब का क्या कंट्रीब्यूशन होता, आधा कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो इस क्यूब की वजह से जो यहाँ पर चार्ज आप उसके फेस पे रखे हो, तो उसके ड्यू टू जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, q/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। समझ गए। लेकिन अगर अगर जो आप क्यूब के किसी एक एज पे रखोगे चार्ज को और वो भी बीच में इस तरीके से, ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि नेट फ्लक्स क्या होगा इस चार्ज के ड्यू टू। ये चार्ज अगर यहाँ पर रखोगे तो इस क्यूब के ड्यू टू नेट फ्लक्स क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चार्ज को फिर से कवर करते हैं। तो इस चार्ज को कवर करने के लिए अब यहाँ पर 4 क्यूब का रिक्वायरमेंट होगा। कितने क्यूब का रिक्वायरमेंट होगा, तो 4 क्यूब का रिक्वायरमेंट होगा, है ना। तब जाकर के ये चार्ज कंप्लीटली अंदर आ जाएगा, क्लोज सरफेस के अंदर आ जाएगा। तो चारों क्यूब के ड्यू टू जो नेट फ्लक्स होगा कितना होगा, q/एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब के ड्यू टू कितना हो जाएगा, तो q/4 एप्सिलॉन नॉट। 4 से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर मान लो क्यूब है और क्यूब के आप इस पॉइंट पे मतलब इसके एज पे अगर रख दोगे चार्ज को, ठीक है, तो उसके ड्यू टू फ्लक्स निकालो इस क्यूब में। मतलब इस क्यूब के किसी एक कोने पे अगर आप चार्ज रख लो
और इस चार्ज के यहाँ पे होने की वजह से इस क्यूब के ड्यू टू मतलब कितना फ्लक्स लिंक होगा वो पूछ रहा है तुमसे। क्या करोगे आप? तो देखो फिर से हम क्या करेंगे, इस चार्ज को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, चार्ज को अगर हम कवर करेंगे तो क्या होगा, देखो बताते हैं तुम लोग को। यहाँ पर एक तो इसी लेयर में एक क्यूब इधर, दूसरा क्यूब नीचे और तीसरा क्यूब इधर। ठीक है, तो 4 क्यूब मिलके इसका आधा चार्ज को कवर हो गया। फिर जाकर के इधर भी एक और आपको क्यूब इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के ये पूरा चार्ज जो है अंदर कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8 क्यूब मिलकर के इस चार्ज को कवर कर रहा है, तो इसलिए 8 क्यूब के ड्यू टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, और एक क्यूब के ड्यू टू कितना आएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर और कैसे कैसे वेरिएशन के क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, पूछेगा कि थ्रू मतलब यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इस क्यूब के ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू 1 क्यूब जो होगा वो कितना, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ड्यू टू 1 फेस पूछेगा, किसी एक फेस के ड्यू टू अगर तुमको फ्लक्स निकालने के लिए पूछेगा तो क्या होगा। तो देखो यहां से जो चार्जेस के ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं बड़े वाले क्यूब की अगर हम बात करते हैं, बड़े वाले क्यूब की हम बात करते हैं, ठीक है, तो बड़े वाले क्यूब में देखो ये जो पोर्शन रहेगा, ठीक है, बड़े वाले क्यूब में ये जो पोर्शन रहेगा इस तरीके से ऐसे आएगा ना। ठीक है, यहां पर ऐसा आएगा। ठीक है, तो एक साइड के वजह से कितना हो जाएगा टोटल, इसमें क्यूब में कितने साइड होते हैं, 6। आप समझ रहे हो ना, तो एक साइड के लिए कितना हो जाएगा तुम्हारा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इस यहां पर ये एक सरफेस के ड्यू टू इतना होगा। ठीक है, एक सरफेस के ड्यू टू इतना होगा। अब इस सरफेस में भी ये जो पार्ट है वो क्या है, 1/4 है। समझ गए, तो यहां पर एक फेस के ड्यू टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझ गए, और उसी तरीके से ये वाला भी सरफेस के ड्यू टू कितना होगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास अगर क्यूब हो इस तरीके का, अगर आपके पास मान लो क्यूब हो इस तरीके का, ठीक है, यहां पर हो क्यूब इस तरीके का, ठीक है ना, और यहां पर ऐसे सिचुएशन में चार्ज अगर मान लिया जाए यहां पर हो, ठीक है, चार्ज अगर मान लो यहां पर है, तो देखो कौन कौन ये जो बड़ा वाला क्यूब था उस क्यूब का कौन कौन पार्ट होगा और कौन कौन क्यूब के अंदर है। देखो 3 जो पार्ट है इसका, 3 पार्ट जो है वो क्या है, बड़े वाले क्यूब का पार्ट हो रहा है। कौन कौन, तो देखो एक तो ये सरफेस हो गया, ठीक है, एक सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस कौन सा होगा, ये वाला बाहर वाला सरफेस, और तीसरा सरफेस जो है नीचे वाला सरफेस। ठीक है, 3 सरफेस जो है वो बड़े वाले क्यूब का क्या होगा, पार्ट होगा, और बाकी के 3 सरफेस, एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये, और तीसरा सरफेस ऊपर वाला सरफेस। समझ रहे हो कि नहीं, अपर वाला मतलब छत जो हुआ वो 3 सरफेस के ड्यू टू जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बाहर वाले ये सरफेस और नीचे वाले सरफेस जो कि बड़े वाले क्यूब का पार्ट है उसके ड्यू टू जो फ्लक्स होगा कितना होगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट होगा। समझ गए, तो देखो यहाँ पर वही चीज कह रहा है, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। ठीक है, कॉर्नर ऑफ ए क्यूब तो मतलब एकदम बीच में ऐसे किया हुआ है। ठीक है, फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द एडजेसेंट फेसेस एंड वन ऑफ द ऑपोजिट फेसेस। ठीक है, तो एडजेसेंट फेसेस मतलब क्या कि यहाँ पर ये है चार्ज, ठीक है, तो एक फेस जो हो गया ये हो गया तुम्हारा एडजेसेंट, ये हो गया तुम्हारा एडजेसेंट, और अपोजिट कौन हो गया, तो अपोजिट मतलब ये वाला फेस, ये वाला फेस क्या हो गया, इस चार्ज के अपोजिट हो गया। ठीक है ना, या फिर इधर वाला जो फेस होगा और नीचे वाला जो फेस होगा वो दोनों फेस क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक है, तो अपोजिट फेस के ड्यू टू जो होगा वो क्या होगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, और एडजेसेंट फेस के ड्यू टू क्या हो जाएगा, कितना, क्यू बाई मतलब यहां पर हो जाएगा एडजेसेंट फेस के ड्यू टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो, अब अगर एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं आप लोग से, ठीक है, देखना, इस पे गौर करना, ठीक है ना, और इस सिचुएशन में देखेंगे कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर जो मान लिया
यहां पर चार्ज ना हो करके, यहां पर चार्ज ना हो करके मानते हैं थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा वेरी कर देते हैं सिचुएशन में, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन कर देते हैं सिचुएशन में, है ना। अगर मान लो कि चार्ज जो है यहां पर हो, ठीक है, यहां से एक सर्टेन डिस्टेंस पे हो, डी, डी काफी टेंड्स टू जीरो, मतलब एकदम छोटा सा डिस्टेंस पे दूर हो, लेकिन वैसे सिचुएशन में क्या होगा, सारे सरफेस के ड्यू टू नेट फ्लक्स क्या होगा, सारे सिचुएशन की कहानी बताना होगा, सारे सरफेस हो गया, पूरे क्यूब के ड्यू टू क्या होगा, वो सब कहानी आपको बताना है, ठीक है। तो देखो यहां पर हम बताते हैं, ध्यान से देखना, देखो अगर इस चार्ज को अंदर करना है तो 8 क्यूब और आप लाओगे तो ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू 8 क्यूब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1 क्यूब के ड्यू टू कितना हो जाएगा, एक क्यूब के ड्यू टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, एक क्यूब के ड्यू टू इतना हो जाएगा। अब यहां तक तो हो गया, बात समझ आ गया। अब जानते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। अब एक सरफेस की ड्यू, अब यहां पर देखो एक सरफेस की अगर हम बात करेंगे, वन सरफेस ऑफ वन आउटर सरफेस, ठीक है, आउटर सरफेस, जो ये जो अपोजिट फेस है ना उसके ड्यू टू बताते हैं, वन ऑपोजिट फेस के ड्यू टू कितना चार्ज हो जाएगा, कितना फ्लक्स हो जाएगा, तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, और उसमें 1/3 से आप मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट होगा, ऑपोजिट फेस के ड्यू टू इतना हो जाएगा, समझ रहे हो। अब तुमसे पूछा जाएगा ये एडजेसेंट फेस के ड्यू टू कितना होगा, तो सुनना मेरी बात को, ये इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर ये चीज चेंज होगा, कैसे चेंज होगा हम बताते हैं। क्योंकि ये चार्ज जो है वो सरफेस के मतलब इस क्यूब के बाहर है, तो यहाँ पर उस क्यूब के ड्यू टू जो नेट हो जाएगा वो कितना होना होगा, उसको 0 होना होगा, ठीक है। नेट कितना होना होगा, 0 होना होगा, ठीक है। नेट क्या होना होगा, 0 होना होगा, ठीक है। तो अगर नेट 0 करने के लिए देखो, या अपोजिट फेस जो है कितने ड्यू टू फ्लक्स कितना हो रहा है, इतना, ठीक है। और अपोजिट फेस है कितने, तो 3 फेस है अपोजिट, ठीक है ना। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो नेट फ्लक्स होगा अपोजिट फेस के लिए। एडजेसेंट फेस के लिए भी कितना होगा, तो माइनस क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होगा, समझ गए। और मतलब तीनों फेस जो एडजेसेंट है, उन तीनों फेस, एडजेसेंट मतलब ये वाला, ठीक है ना, ये तीनों एडजेसेंट फेस मिला करके नेट फ्लक्स कितना प्रोड्यूस करेगा, इतना, जिसमें से किसी एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, माइनस, एक सेकेंड, माइनस क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, एक का होगा, तीनों मिलकर के इतना। तो यहां से ऐसे कर करके आगे आप बढ़ोगे, ठीक है, लेकिन इस क्यूब के ड्यू टू क्योंकि ये चार्ज बाहर है तो यहाँ पर नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट को हमको थोड़ा ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द स्क्वायर ऑफ साइड ए। अगर मान लो एक स्क्वायर है, यहाँ पर ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलरली a/2 डिस्टेंस पे क्या है, एक चार्ज रखा हुआ है। अब इस चार्ज के ड्यू टू इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास 2 तरीके होंगे, या तो एक काम करना होगा, क्या करना पड़ेगा, देखो हम बताते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं अगर, ठीक है, तो इसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक क्या करोगे, एलिमेंट लेना स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर शेप का, और उसको फिर हर एक छोटे छोटे एलिमेंट के ड्यू टू इंटीग्रेट करके तुम फील्ड निकालना, फ्लक्स निकालना। या तो फिर दूसरा आसान तरीका है, और वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या करेंगे, तो इस चार्ज को कवर करोगे, इस चार्ज को कवर कैसे करोगे, तो ए लेंथ का मतलब हर एक साइड लेंथ कितना होना चाहिए, ए, और उसका एक क्या बनाएंगे, एक क्यूब बनाएंगे। तो उस क्यूब के अंदर क्या होगा, ये चार्ज जो है इनक्लोज हो जाएगा, है ना। उस क्यूब के अंदर क्या होगा, ये चार्ज हो जाएगा, इनक्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस क्यूब के ड्यू टू, इस क्यूब से
नेट फ्लक्स कितना बाहर जाएगा, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो टोटल 6 सरफेस मिलकर के, 4 ऐसे और ऊपर नीचे 6 सरफेस मिलकर के Q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकल रहा है। 6 सरफेस मिलकर के Q बाई एप्सिलॉन नॉट दे रहा है, तो एक सरफेस कितना देगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए। तो ये होता है यहाँ पर तरीका निकालने का फ्लक्स ऐसे सिचुएशन में। नाउ अब यहां पर देखेंगे कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं गॉस लॉ का इस्तेमाल करके डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। और यहाँ पर मेनली जो है हम सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम लोग फ्लक्स निकाल रहे होंगे, ठीक है। सो क्या स्टेप आप यूज करोगे गॉस लॉ को अप्लाई करने का, वो आप लोग देखो। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो होगा, सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा, वो क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो हम लोग को क्या करना है कि एक सिमेट्रिक सरफेस बनाइए उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास एक सिमेट्रिक सरफेस बनाइए। और वो कौन सरफेस, उसको क्या नाम देंगे, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस में कुछ कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए शुड बी परपेंडिकुलर टू ऑल पॉइंट ऑफ द सरफेस। मतलब कुछ ऐसे भी आप, हाँ कुछ ऐसे भी आप क्या करोगे, जैसे अगर मान लिया जाए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस तरीके का गॉसियन सरफेस बनाओगे। तो देखो यहाँ पर जो है ये गॉसियन सरफेस का ये जो कर्व वाला पोर्शन, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर में और एरिया का भी डायरेक्शन बाहर में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ सरफेस जो है वो तो ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर होगा। तो यहाँ पर तो 90 डिग्री बनेगा, लेकिन कुछ एरिया होंगे ऐसे जहां पर वो परपेंडिकुलर होंगे, पहला चीज। अब देखो अगर मान लो पॉइंट चार्ज रहोगे तो वहां पर फील्ड जो होता है वो सिमेट्री कैसे होता है, वहां पर फील्ड जो होता है वो स्फेरिकल सिमेट्री देता है। क्या देता है, स्फेरिकल। और यहाँ पर फील्ड जो होगा वो कैसा सिमेट्री देगा, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिलेंड्रिकल सिमेट्री का मतलब क्या कि यहाँ पर भी फील्ड, यहाँ पर भी फील्ड, यहाँ पर भी फील्ड, यहाँ पर भी फील्ड, हर एक पॉइंट पर, अगर ये इनफाइनाइटली अगर ऐसे लंबा हो, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, सेम होगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर चार्ज पार्टिकल रखा हो गया तो आर डिस्टेंस पे एक स्फीयर बनाओ तो स्फीयर के हर एक पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सेम होगा, ठीक है। तो वही चीज होता है यहाँ पर। देखो क्या कहना चाह रहा है, E will have equal value, well defined order at all points on the surface, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी पर्टिकुलर सरफेस पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और अगर और वेल डिफाइंड ऑर्डर होना चाहिए उसका, ठीक है ना। अब देखेंगे इसको, बहुत सारे एग्जांपल अभी नीचे देखने वाले हम लोग, तो वहां से हम लोग सारा कुछ क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फाइन, सबसे पहले जब गॉसियन सरफेस आप बना लिए तो फिर अब उस गॉसियन सरफेस के अबाउट आपको क्या करना है, नेट फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, नेट फ्लक्स। कैसे निकालना है, गॉस लॉ का इस्तेमाल करके। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ E डॉट डी एंड इक्वेट, ठीक है, एंड इक्वेट टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। उसको किससे इक्वेट करना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट करना है, ठीक है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन से हम लोग अभी अपना काम स्टार्ट करेंगे, और वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो आर डिस्टेंस पे अब अगर आपसे पूछ रहा हो फ्लक्स निकालने के लिए तो क्या करोगे आप। तो देखो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस इस तरीके से लोगे, ठीक है, मतलब एक गॉसियन सरफेस है, मान लो यहाँ पर क्या करा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको आर डिस्टेंस पे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सबसे पहले गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो आर रेडियस का एक स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, गॉसियन सरफेस हो गया, है ना। तो गॉसियन सरफेस हो गया, तो गॉसियन सरफेस पे हम लोग क्या करेंगे अब इलेक्ट्रिक, अब देखो यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, ठीक है। उसका एरिया जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, है ना। और ऐसा ही कुछ सब जगह पे हो रहा होगा, हर एक छोटे छोटे एरिया में ऐसा ही सिचुएशन हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर नेट फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, E डॉट डी एस, और फिर जाकर के इसको इंटीग्रेट करोगे डीएस को, तो 4E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन अभी जस्ट पहले थोड़ा देर पहले हम किए, एंड दैट विल बी इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस के अंदर केवल एक ही तो चार्ज है और उसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। आप सेम एक्सप्रेशन लाए थे आप कहां पर, कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करके भी, है ना, वहां पर भी आप सेम वैल्यू लाए थे, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका और फर्दर एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। देखो
अगर मान लिया जाए एक चार्ज जो लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यहाँ पर मतलब एक इनफाइनाइट रॉड हो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक लेंथ इसका हो, ठीक है, और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा, लैम्डा। लैम्डा मतलब क्यू, टोटल लेंथ अगर क्यू हो और इसका लेंथ अगर सॉरी टोटल चार्ज अगर क्यू हो और लेंथ एल हो, तो प्रत्येक यूनिट लेंथ में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, लैम्डा। और आर डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है, फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करोगे, गॉसियन सरफेस बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे हम लोग, तो गॉसियन सरफेस हम यहाँ पर लेंगे कैसा, सिलिंड्रिकल शेप का होगा, सिलिंड्रिकल शेप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा सिलेंडर बना दिए। अब इस सिलेंडर में आप देखो कि आपके पास तीन सरफेस है, ठीक है। एक सरफेस तो नीचे वाला, उसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट किए, दूसरा सरफेस जो है ये वाला, इसको हम लोग 2 से रिप्रेजेंट किया, और तीसरा सरफेस जो है वो कौन है, कर्व्ड वाला है, ठीक है, कर्व्ड वाला, ठीक है। अब देखो अगर 1 की बात करें तो यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और फील्ड जो होगा वो इधर होगा, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो होगा, एंड फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 विल बी जीरो, एंड सिमिलरली flux through surface 2 will also be equal to 0. So flux through 1 and flux through 2 क्या कितना लिखे हैं, 0 and 0, करेक्ट। तो ये चीज हो गया। अब इस कर्व सरफेस की बात करते हैं, तो कर्व सरफेस की ड्यू टू देखो यहाँ पर E इंटू ds करना पड़ेगा। अब देखो क्या है ना कि यहाँ पर r डिस्टेंस पे फ्लक्स जो होगा वो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा, है ना। तो इसीलिए क्या क्या E पूरे कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पे ई सेम होगा, दैट मींस ई का वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट होगा। तो वो इंटीग्रेशन से बाहर चला गया। तो फिर ds को इंटीग्रेट करोगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आप लोग को पता होता है क्या, 2 pi r into l, where l is the length of that cylinder, करेक्ट। सो अब देखो यहाँ पर नेट फ्लक्स जो हो गया आपका कितना होगा, e into 2 pi r l। चलो अब यहाँ पर नेट फ्लक्स का वैल्यू आ गया। अब उसके बाद Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट करना है, तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा, तो कहां इनक्लोज्ड, गॉसियन सरफेस में इनक्लोज्ड, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, समझना इस बात को कि देखो यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, हर एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा, और एल लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो लैम्डा इंटू एल, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पर एल लेंथ का गॉसियन सरफेस के अंदर एल लेंथ का ही तो रॉड रहेगा, ठीक है। तो उस एल लेंथ में कितना चार्ज हो गया, लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ पर क्यू इन का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एल और ये एल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये एल कैंसिल आउट हो गया। तो फिर फाइनली जो रिलेशन आपका आता है कितना होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, करेक्ट। अब जो वैल्यू है वो क्या है, लेंथ से इंडिपेंडेंट है। वैल्यू क्या है, वो लेंथ से इंडिपेंडेंट, मतलब इसका लेंथ कितना बड़ा होगा उससे मैटर नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। चलो अब इस तरीके से हम लोग पॉइंट चार्ज के बारे केस में देख लिए, लीनियर चार्ज के केस में देख लिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि चार्ज अगर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना, सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लाइक पहले पॉइंट हो गया, फिर 1 डायमेंशन हो गया, फिर 2 डायमेंशन होगा, फिर हम लोग 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो सबको देखेंगे, है ना, और हर एक सिचुएशन में देखेंगे कैसे हम लोग गॉसियन सरफेस बना करके गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड inside and outside a thin spherical shell of radius small r having charge q at its surface। तो एक spherical shell है, ठीक है, मतलब hollow sphere है ना। अब इसमें सारे जितने भी अगर आप मान लो अमाउंट q अमाउंट ऑफ चार्ज दोगे, तो क्योंकि मास अंदर है ही नहीं, तो मास केवल सरफेस पे है, तो चार्ज भी कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा। तो अब आपसे पूछ रहा है इस सिचुएशन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए डिफरेंट पॉइंट पे। वो डिफरेंट पॉइंट कौन कौन से होंगे, तो किसी इंटीरियर पॉइंट पे, ऑन द सरफेस, और बाहर के किसी पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है, करेक्ट। सो देखो अभी अगर मान लो कोई एक पॉइंट लेते हैं, आर पी पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और वो जो पी पॉइंट सेंटर से जो दूरी होगा वो कितना है, स्मॉल आर, और स्मॉल आर का वैल्यू जो है कैपिटल आर से क्या हो रहा है, कम है, ठीक है ना। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, E into 4 pi r square, E into 4 pi r square is equal to Q in by epsilon naught, net charge enclosed by epsilon naught, ठीक है।
अच्छा चलो अब देखते हैं हम लोग नेट चार्ज इनक्लोज। अब देखो सारे के सारे यहाँ पर देखो, अगर आपको इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे अगर आप फ्लक्स निकालना है, फील्ड निकालना है, फ्लक्स निकालना है, जो भी निकालना है, तो क्या करोगे, आपको इसको गॉसियन सरफेस ऐसे मान करके, ठीक है, गॉसियन सरफेस हम लोग ऐसे मान लेंगे, है ना, गॉसियन सरफेस मान करके उस गॉसियन सरफेस के अंदर देखेंगे कि नेट चार्ज के, उसके अक्रॉस हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो E इंटू 4 पाई r² तो हो ही गया, E नेट फ्लक्स दैट विल इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या है, कुछ भी चार्ज नहीं है। क्यों चार्ज नहीं है, क्योंकि सारे के सारे चार्जेस तो सरफेस पे है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो यहाँ पर नेट चार्ज इनक्लोज क्या हो गया, जीरो। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हाँ देखो, अगर एक स्फेरिकल सेल हो, हॉलो स्फेयर हो, और अगर आप चार्ज क्यू दिए हो सरफेस पे, ठीक है ना, तो किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे कहीं पे भी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पे भी फील्ड जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। समझ गए। चलो अब हम लोग देखते हैं आर की वैल्यू, अगर देखेंगे स्मॉल आर का वैल्यू अगर ज्यादा हो, स्मॉल आर का वैल्यू अगर कैपिटल आर से ज्यादा हो, है ना, मतलब किसी यहाँ पर पॉइंट अगर लेते हैं, तो वैसे सिचुएशन में अगर आपको गॉस लॉ लगाना हो तो क्या करोगे, आप फिर से एक स्फेरिकल सिमेट्री बनाओगे, है ना, वो गॉसियन सरफेस हो जाएगा, तो उस गॉसियन सरफेस पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर कैसा होगा, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरीके से बाहर होगा, और छोटा सा हर एक छोटा छोटा एरिया वेक्टर जो होगा वो भी बाहर होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो होगा। और उसी तरीके से हर एक पॉइंट पे नेट फील्ड जो होगा वो सेम होगा, तो यहाँ पर E इंटू 4 पाई r² कर ले, दैट विल बी इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन। अब उस बड़े वाले गॉसियन सरफेस के अंदर सारा का सारा हॉलो स्फीयर का पार्ट है ना, तो नेट चार्ज इनक्लोज वही होगा जो आप चार्ज इस हॉलो स्फीयर के सरफेस पे दे रहे हो, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जब सॉल्व करके आओगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा Q बाई 4 पाई r²। तो देखो जो एक्सप्रेशन यहाँ पर आ रहा है वो बेसिकली सेम आ रहा है एज इफ कि अगर आप यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे अगर फील्ड निकालने वाले हैं और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इसके सेंटर पे अगर आप पुट करते हो, इन दैट केस जो फील्ड का वैल्यू आता है वो भी कितना आता है, KQ बाई r², और यहाँ पर भी फील्ड का वैल्यू क्या आ रहा है, KQ बाई r²। सो दोनों केस में फील्ड के वैल्यू क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो ये चीजें हैं। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है इनसाइड एंड आउटसाइड सॉलिड स्फीयर, चार्ज क्यू सॉलिड स्फीयर। नाउ यहाँ पर सिचुएशन है कैसा, चार्ज जो है वो 3 डायमेंशनली, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे सिचुएशन में किसी इनसाइड के पॉइंट पे, आउटसाइड के पॉइंट पे फ्लक्स निकालना हो या फील्ड निकालना हो तो क्या करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन ना हम लोग दो चीज के फॉर्म में निकाले, एक निकाले डेंसिटी के फॉर्म में और एक निकाले चार्ज के फॉर्म में। तो पहले हम लोग अभी डेंसिटी के फॉर्म में निकाल के दिखा देते हैं आप लोग को, और उसके बाद फिर चार्ज के फॉर्म में एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा वो देखते हैं, है ना। चलो देखते हैं। तो देखो अगर मान लिया जाए, अगर ये स्मॉल r का वैल्यू, ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस पॉइंट P जो है वो क्या है, बड़ा है इससे, इसके रेडियस से, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, आप गॉसियन सरफेस बनाओगे इस तरीके से, बड़ा सा, है ना, बड़ा सा स्फीयर, उसका रेडियस कितना होगा, स्मॉल r। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या होगा, वो बाहर की तरफ, है ना, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। नाउ अब यहाँ पर काम करेंगे, देखो यहाँ पर E डॉट एरिया इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, E इंटू एरिया, एरिया का वैल्यू क्या होगा, 4 पाई इंटू स्मॉल r का स्क्वायर, है ना। अब चलते हैं Q इन की बात करते हैं। तो देखो अब इस बड़े वाले गॉसियन सरफेस के अंदर ही पूरा का पूरा स्फीयर है, ठीक है, तो यहाँ पर नेट इनक्लोज चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो अगर इसका डेंसिटी रो दिया हुआ तो नेट चार्ज इनक्लोज क्या होगा, नेट चार्ज इनक्लोज क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो रो है ही, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा सॉलिड स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। तो यही चीज आपको यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो 4/3 पाई r क्यूब से यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर E इंटू 4 पाई r² इंटू ये रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, सारा कुछ यहाँ पर हम लोग ऐसे पुट कर दिए, ठीक है। देखो यहाँ पे रो दिख रहा है, 4/3 पाई r क्यूब, सब कुछ हमको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल रिजल्ट आता है ये, ठीक है ना, कितना आएगा, रो r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r²।
अब यहाँ पर ऊपर में कैपिटल आर होगा या नीचे में कैपिटल आर होगा तो सुनना है, एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए। ये सब वैल्यू अगर याद रहे तो बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए, ठीक है ना। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला आर है वो क्यू इन के ड्यू टू आया है, तो क्यू इन किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, इसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 4/3 पाई आर, कैपिटल आर क्यू ऊपर में होगा, और ये जो स्मॉल आर है वो क्या है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम लोग को याद रखना है, रो ऊपर में आर क्यू रहेगा, ऊपर में आर क्यू रहेगा और नीचे में क्या 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके का रिजल्ट आएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं, अभी तो ये बाहर वाले पॉइंट के लिए था, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट की बात अगर करते हैं, जैसे अगर मान लो यहाँ पर इस पॉइंट पे आप फ्लक्स निकालने वाले, फील्ड निकालने वाले, तो क्या करोगे आप, एक गॉसियन सरफेस इस तरीके से बना दिए, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस में छोटा सा एरिया, सब कुछ उसी तरीके से जैसे पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ई नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इधर की तरफ। दूसरे साइड नेट चार्ज इनक्लोज्ड की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर रो इंटू 4/3, देखो इधर वाला जो चार्ज होगा जो इस गॉसियन सरफेस से बाहर, वो कहीं ना कहीं एज पर गॉस लॉ कंट्रीब्यूट नहीं करता है फील्ड लाइन में, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर Q बराबर क्या होगा, रो इंटू ये छोटे वाले जो स्फेयर है उसके ड्यू टू यहाँ पर वॉल्यूम 4/3 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप पुट करोगे तो देखो यहाँ से ये आर स्क्वायर, यहाँ पर आर क्यू का एक आर ही बचेगा, बाकी सारा कैंसिल आउट होगा। और वही चीज यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पर ये आर स्क्वायर कैपिटल आर क्यू, मतलब कटा नहीं यहाँ पर, इसलिए ऊपर में आर क्यू, यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पर भी आर स्क्वायर, यहाँ पर भी आर क्यू है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल आर क्यू, यहाँ पे स्मॉल आर क्यू है, ठीक है। इसलिए ये कैंसिल आउट हुआ और फिर फाइनली बचा क्या, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी, ये एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला याद रखना। अब इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो फिर देखो यहाँ पर हम लोग काम कैसे करेंगे। देखो अगर जैसे अगर मान लिया यहाँ पर इस तरीके का चार्ज हो गया, मतलब ये सॉलिड स्फीयर था, अब यहाँ पर ये कह रहा चाह रहा है कौन से पॉइंट पे, लाइक इंटीरियर पॉइंट पे, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस तरीके का गॉसियन सरफेस बनाओगे, है ना। तो देखो टोटल चार्ज इसको कितना दिए हैं आप, Q अमाउंट ऑफ चार्ज, तो ये टोटल चार्ज जो होगा वो पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू पे, ये रेडियस क्या है R, और ये जो स्मॉल रेडियस उसको स्मॉल r दिए। तो इतना चार्ज, इतना वॉल्यूम में इतना चार्ज, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज, इतना चार्ज, ठीक है। इसी तरीके से 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यू में कितना चार्ज हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा चार्ज डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनल रिजल्ट, Q इंटू स्मॉल आर क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू, ठीक है। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे E इंटू 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर और इज इक्वल टू इतना, तो यहां से जब सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो इतना आएगा, QR बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो यहाँ पर देखो फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, दैट मीन्स कि सेंटर से जितना दूरी बढ़ता चला जाएगा वहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा, QR बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, है ना, ये चीज। चलो अब वही अगर एक्सटीरियर पॉइंट की हम बात करेंगे, वही अगर एक्सटीरियर पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो R होगा ये हो जाएगा और ये कैपिटल R रहेगा, ठीक है। E इंटू 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर तो बड़े वाले गॉसियन सरफेस के अंदर सारा का सारा चार्ज स्टोर है, ठीक है। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं, समझ गए। तो फिर यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा आपको E इंटू 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा तुम्हारा उसी तरीके से जिस तरीके से इसको पूरा एज्यूम करो कि एक चार्ज Q है इसके सेंटर पे और हम लोग P पॉइंट R डिस्टेंस पे फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं और सेम रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर अगर ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ ऐसा होता है, अगर ये मान लिया जाए क्या है, सॉलिड स्फीयर है ना। तो सॉलिड स्फीयर के से यहाँ तक फील्ड जो होता है वो लिनियरली वेरी करता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरी लिनियरली, ठीक है। यहाँ पे लिनियरली वेरी करा, उसके बाद फिर ये जो ग्राफ है वो कैसा बन रहा है, हाइपरबोलिक,
ठीक है, हाइपरबोलिक ग्राफ हाइपरबोलिक हो गया, है ना, ये चीजें हैं। चलो, तो इस तरीके से हम लोग निकाल लिए किस किस पॉइंट चार्ज, लिनियर चार्ज, और उसके बाद स्फेरिकल चार्ज, मतलब 1D 2D 3D सब कवर हो गया, ठीक है ना। अभी कुछ और भी केसेस हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे किससे, सॉलिड सिलेंडर के ड्यू टू, ठीक है। फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। और ये जो सॉलिड सिलेंडर क्या है, इनफाइनाइट इन लेंथ है ना, और इसका चार्ज डेंसिटी कितना दिया, रो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर भी उसी तरीके से काम करेंगे। अब देखो क्या है कि गॉसियन सरफेस, अभी तुम पहले भी देखे थे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी यहाँ पर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लाए थे कब, ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाए थे किसके ड्यू टू, एक इनफाइनाइट लेंथ का अगर रॉड रहता है उसके ड्यू टू, ठीक है ना। तो अब उसी चीज के बेसिस पे हम लोग को इतना समझ में आया था कि इसका लेंथ कितना बड़ा है उस पर फील्ड का वैल्यू डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस, आप अगर गॉसियन सरफेस का लेंथ अगर छोटा भी लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर भी गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे हम लोग, गॉसियन सरफेस जो लेंगे वो कैसा लेंगे, सिलिंड्रिकल लेंगे। कैसा लेंगे, सिलिंड्रिकल। चलो सिलिंड्रिकल लेंगे अगर, तो अभी देखते हैं अगर इंटीरियर पॉइंट की बात करना, अगर किसी यहाँ पर लाई करने वाले पॉइंट की बात करना पड़ेगा तो एक छोटा सा गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अगर एक्सटीरियर पॉइंट की बात करेगा तो जितने दूरी की बात करेगा उतनी दूरी पर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे सिलिंड्रिकल शेप का, है ना, और उस पे हम लोग गॉस लॉ का वैल्यू, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग जो सीख रहे हैं वो किस चीज पे सीख रहे हैं, फॉर आर की वैल्यू कितना, लेस देन कैपिटल आर, मतलब इंटीरियर पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। तो चलो देखते हैं काम यहाँ पर करेंगे। E इंटू डेल्टा एरिया इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ई तो ऐसे रहने दो। अब यहाँ पर एरिया, तो एरिया कौन सा एरिया, क्लोज, ये इसका गॉसियन सरफेस का। तो देखो यहाँ पर भी याद रखेंगे कि केवल कर्व सरफेस के ड्यू टू, कर्व सरफेस एरिया के ड्यू टू ही फ्लक्स होगा। ऊपर वाला ये सरफेस और इस सरफेस के ड्यू टू क्या होगा, एरिया इधर और फील्ड हो जाएगा बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उसका कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू यहाँ पर 2 पाई आर इनटू एच रख दिया। अब उसके बाद क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सुनना यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्यू इनक्लोज, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट तो नीचे रहेगा, इनक्लोज चार्ज कितना होगा। देखो अगर एच हाइट का अगर गॉसियन सरफेस अगर आप बना रहे हो तो यहाँ पर उस सिलेंडर का क्या होगा, उस सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और उसमें डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू इन का वैल्यू। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखो ये एच और ये एच दोनों कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप एच का वैल्यू कितना भी रखो, ज्यादा चेंज, तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा एक्सप्रेशन, मतलब वो इफेक्ट करेगा ही नहीं एक्सप्रेशन को, ठीक है। यहाँ पर एक आर से एक आर यहाँ कैंसिल आउट होगा और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। चलो यहां तक हम लोग समझ में आ गया कि अगर सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पे ई का वैल्यू कितना होता है, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सॉलिड में कितना हो जाता था तुम्हारा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर कितना आ रहा था, देखो थोड़ा सा और ऊपर बढ़ के देखते हैं, यहाँ पर कितना आ रहा था इंटीरियर पॉइंट पे, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे कितना आ रहा है एक्सप्रेशन, थोड़ा सा फिर से रिकॉल करते हैं, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये थोड़ा सा का अंतर है, इसको हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब एक्सटीरियर पॉइंट की बात करेंगे तो E इंटू 2 पाई आर एच इक्वल टू, सेम इस तरीके से काम करोगे, और यहाँ पर जो रिलेशन आएगा, देखो यहाँ पर जो थोड़ा सा वेरिएशन होगा क्या, कि यहाँ पर जो चार्ज, जैसे यहाँ पर जो क्यू इन का वैल्यू होगा उसमें इसका रेडियस इंक्लूड होगा, ठीक है, और एक्सटीरियर पॉइंट में यहाँ पर स्मॉल आर, ठीक है। तो जब गॉसियन सरफेस आप बना रहे होगे तो बड़े वाले सिलेंडर यूज होगा ना, तो उसका कर्व सरफेस एरिया में स्मॉल आर आ जाएगा, समझ रहे हो, 2 पाई आर एच। और यहाँ पर ये जो सिलेंडर है उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, ठीक है। तो उसमें क्यू इन का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। इसलिए यहाँ पर
यहाँ पर ये स्मॉल आर और यहाँ पर कैपिटल आर, वो दोनों में कैंसिल आउट नहीं होगा, तो दोनों चीज ऊपर में आर स्क्वायर नीचे में स्मॉल आर। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो फिर से आप लोग को ये चीज देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज आर ग्राफ में कि इनसाइड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट मींस लिनियरली, ठीक है। और एक्सटीरियर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E is inversely proportional to R. E is inversely proportional to R. यहां पर भी E is inversely proportional to R square था, ठीक है। E is inversely proportional to R square था, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, अगर एक का अगर आप क्लियर रहेगा तो दूसरा आप आराम से क्लियर कर लोगे, ठीक है। अब देखो यहां तक अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए हो, ठीक है ना, उसके बाद के क्वेश्चंस जो है ना वो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेस पे है, ठीक है। चलो ये सब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ये सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल पे है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करना होगा तो तुम लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले तो जितना भी ऊपर का फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा। सॉलिड जैसे अभी हम लोग देखे थे इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो एक्सटीरियर पॉइंट के लिए क्या आया था तुम्हारा फॉर्मूला, रो, यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट में क्या आया था, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या होगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, ये आया था। ये स्फेयर की बात कर रहा है इसलिए हम लोग स्फेयर, ये इनसाइड पॉइंट में और ये आउटसाइड पॉइंट के लिए डेंसिटी के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर सॉलिड स्फेयर है, चार्ज डेंसिटी रो दिया हुआ है और उसमें एक कैविटी क्रिएट किया गया r/2 का। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस स्फेयर के ड्यू टू किसी पॉइंट P पे। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, ऐसे समझना कि एक बड़े वाले स्फेयर के ड्यू टू P पॉइंट पे फील्ड निकाल लो, ठीक है। और इस छोटे वाले स्फेयर के ड्यू टू भी इस P पॉइंट पे फील्ड निकाल लो, ठीक है। इसके ड्यू टू अगर फील्ड हो जाएगा E1, इसके ड्यू टू अगर फील्ड हो जाएगा E2, तो नेट फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, बस इतना ही करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर जो होता था एक्सप्रेशन तो ये होता है। अब E1 का वैल्यू, E1 में हम लोग बड़ा वाला रेडियस लेंगे कैपिटल R, तो यहाँ पर कैपिटल R, और अब उस बड़े वाले स्फीयर के सेंटर से यहाँ का दूरी कितना है, 3r डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए 3r लिए है, यहाँ पर स्मॉल r की जगह पे क्या लिए, 3r, और ये रिजल्ट आ गया। नाउ अब छोटे वाले स्फीयर की बात करेंगे तो वहां पर इसका रेडियस कितना है, r/2, इसलिए यहाँ पर r/2, और नीचे कितना, अब इसके इस पॉइंट से यहाँ तक का दूरी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5r/2, 5r/2। तो वो एक्सप्रेशन तुम्हारा ये आ जाएगा। अब फिर नेट फील्ड कितना होगा, दोनों को घटाने के बाद ये आ जाएगा तुम्हारा नेट फील्ड, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर। अब अगर मान लो ये सिलिंड्रिकल शेप का है और इसमें अगर स्फीयर कट करके निकाल दिए, अब उसके वजह से अगर P पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो ये भी काफी डिफिकल्ट नहीं है, काफी आसान है। आसान अगर फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो तुरंत निकाल लोगे, ठीक है। तो देखो इसमें भी क्या करना है आपको कि एक सिलेंडर है, ठीक है ना, ये सिलेंडर है, इसके ड्यू टू आप, ये सिलेंडर है, इसके ड्यू टू भी P पॉइंट पे फील्ड निकालना है, और फिर जाकर के क्या करना है, उस स्फीयर के ड्यू टू भी P पॉइंट पे फील्ड निकालना है, ठीक है। यहाँ पर फील्ड जो होगा वो E1, इसके ड्यू टू जो फील्ड होगा E2, और फिर यहाँ पर नेट फील्ड क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। चलो अब सिलेंडर के ड्यू टू अगर हम लोग निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो अभी देखो याद करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फॉर्मूला मेरे को नहीं याद है, क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पर E इंटू क्या करेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट की बात करें तो 2 पाई इंटू स्मॉल r इंटू h, और इधर क्या करेंगे Q इन अपन ऑप्शन, तो रो इंटू पाई इंटू r स्क्वायर h डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये h कैंसिल आउट, ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट, क्या आएगा, E इज इक्वल टू रो r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r, रो r स्क्वायर, तो वही चीज तो यहाँ पर लिखा हुआ है, रो r स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट r, बस। उसके बाद तुम यहाँ पर अब स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा वो देख लो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ कितना, 2r है ना, तो स्मॉल r की जगह पे आप क्या रखोगे, 2r, तो इसको सॉल्व करके लाओगे इतना आ जाएगा आंसर, है ना। अब उस स्फीयर के ड्यू टू निकालना है, तो स्फीयर के ड्यू टू निकालना है एक्सटीरियर पॉइंट पे, अभी हम लोग देखे थे। अच्छा इसका भी फॉर्मूला अगर हम लोग को नहीं याद है तो क्या करेंगे, E इंटू, अब बाहर के पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर, अब चार्ज इंक्लोज कितना, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कर दिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकलेगा कितना आएगा, रो
इनटू, अब ये 4 पाई तो कैंसिल आउट होने वाला है, तो 4 पाई कैंसिल आउट होगा, तो रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो देखो यही पर तो लिखा हुआ है रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो माइंड में अगर पुराना कॉन्सेप्ट अगर हो, तो अगर फॉर्मूला याद नहीं भी हो, तो आप तुरंत से रिकॉल करके ये वैल्यू लिख लोगे, और उसके बाद जब ये वैल्यू याद हो लिख लिए, तो उसके बाद तो फिर काम आसान ही है। अब इसका रेडियस कितना, r/2, तो r के जगह r/2 पुट करोगे, स्मॉल r के जगह पे क्या पुट करोगे, कितने दूरी पे है, तो यहां से आपको दूरी निकालना पड़ेगा, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा, 3r/2। समझ गए, तो इसलिए यहाँ पर 3r/2 पुट किया गया, तो ये जाकर के आपका नेट फील्ड निकल गया। तो ये आ गया आपका E1 और ये आ गया कितना, E2। तो फिर नेट फील्ड कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर E1 माइनस E2 का वैल्यू इतना आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब अगर ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन भी डील करना है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन भी डील करना है, तो आप लोग इसको एक बार घर पे देखना। अगर आप लोग से क्लियर नहीं होगा ये क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। ओके ओके, चलो नेट, यहाँ पर नोट कह रहा है, नोट में क्या लिखा हुआ देखो, व्हेन कैविटी इज कॉन्सेंट्रिक विथ स्फीयर देन E एट एनी जनरल पॉइंट इनसाइड कैविटी इज 0। ठीक है, व्हेन कैविटी इज कॉन्सेंट्रिक, जैसे अगर मान लो ये अगर सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसके अंदर ये कॉन्सेंट्रिक ऐसे है, व्हेन कैविटी इज कॉन्सेंट्रिक विथ स्फीयर, ठीक है ना। अब वैसे सिचुएशन में E एट एनी पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट इनसाइड कैविटी, तो यहां पर ऐसे सिचुएशन में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। समझ गए, तो मतलब यहां पर क्या है कि मास होगा, और इंटीरियर में ये जो एरिया बनाया हुआ जिसमें बहुत सारे डॉट दिखा रहे हैं, ये वाला पार्ट खाली है, तो वहां पर किसी भी पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब ये सारे ये इसीलिए होगा क्योंकि क्या होगा कि कैविटी में तुम एक गॉसियन सरफेस बना दोगे, और उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं क्योंकि वो कैविटी है, तो इसीलिए वहां पर नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, तो फील्ड भी 0 हो जाएगा वहां पर। क्यों, इनसाइड क्या हो जाएगा, 0, तो इसलिए फील्ड 0 हो जाएगा। और भी कंडक्टर के केस में क्या क्या होगा वो सब हम लोग देखेंगे आगे चल करके, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस। मतलब एक प्लेन पेज है ना, मान लो कॉपी का पेज, ठीक है, उसके दोनों सरफेस, दोनों तरफ चार्ज क्या है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत थिन पेज है, उसके दोनों साइड चार्जेस है। मान लो इतना थिन होगा कि अगर मान लो जो चार्ज दोगे वो दोनों साइड अपीयर होगा। ऐसे सिचुएशन में अगर आपसे पूछा जाए कि इसके ड्यू टू किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक गॉसियन सरफेस बनाओगे। तो गॉसियन सरफेस यहाँ पर सिलिंड्रिकल बना हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर ना इस तरीके के शेप का भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पर क्यूबाइडल शेप का भी गॉसियन सरफेस बना सकते हो। रिजल्ट में एरिया मैटर नहीं करेगा, ठीक है, तो इसलिए फिलहाल जो फाइनल रिजल्ट भी आया देख लो आप लोग, सिग्मा अपॉन 2, तो उसमें क्या एरिया का वैल्यू तो है ही नहीं। चलो खैर देखते हैं आगे, यहाँ पर नेट फ्लक्स कैसे निकालते, देखो यहाँ पर भी 3 सरफेस हो गया, एक सरफेस तुम्हारा यहाँ पर, दूसरा सरफेस यहाँ पर, और तीसरा सरफेस कहाँ पे है, यहाँ पर है ना। तो इन तीनों सरफेस के ड्यू टू अगर हम लोग को नेट फ्लक्स पहले निकालना है, ठीक है, तो नेट फ्लक्स निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले तो कर्व सरफेस की बात कर लो, तो कर्व सरफेस के केस में क्या हो जाता है कि एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, है ना। तो यहाँ पर तो 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पर फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दोनों इन दोनों सरफेस के ड्यू टू देखते हैं, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की तरफ, एरिया यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इंटू एरिया, E इंटू एरिया, तो नेट फ्लक्स जो हो जाएगा तुम्हारा E इंटू एरिया, एंड दैट विल बी इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड। तो देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर केवल इतना ही एरिया कवर हो रहा है। अब इसका एरिया अगर मान लो A है, ठीक है, इसमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, सिग्मा का, तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा तुम्हारा क्या, Q, ठीक है ना। तो सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2E इंटू एरिया सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। अब ये एरिया और ये एरिया कैंसिल आउट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये चीज हो गया। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, ले सकते हैं, क्योंकि E इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ सरफेस, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। अब
एक और सिचुएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। तो अगर मान लिया जाए केवल एक सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट मींस इस साइड मतलब इसके दूसरे कॉर्नर साइड में चार्ज नहीं होगा, है ना, इसके दूसरे साइड में चार्ज नहीं होगा। तो इस साइड की अगर हम बात करेंगे तो हम सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। अब यहाँ पर दो सरफेस हो गया, एक सरफेस तो आप इधर मान लो, दूसरा सरफेस क्या हो गया इधर मान लो। तो यहाँ पर तो थीटा का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पर फ्लक्स होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया इधर, तो यहाँ पर 90 डिग्री, तो यहाँ पर फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो अब ऐसे सिचुएशन में नेट फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, E into एरिया, दैट विल बी इक्वल टू Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इस एरिया में इस गॉसियन सरफेस के अंदर इतना ही पोर्शन केवल जो है चार्ज वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसका अगर एरिया ए होगा और इसमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिग्मा होगा, तो सिग्मा इंटू एरिया दैट विल बी नेट चार्ज। तो सिग्मा इंटू एरिया इज इक्वल टू, तो यहां से आपका रिजल्ट आ जाता है कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो अगर थिन शीट रहेगा तो क्या रखोगे आप एक्सप्रेशन में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर केवल एक सरफेस के ड्यू टू कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये चीज का आप लोग को ध्यान रखना है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपका पूरा गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाओ, और क्वेश्चन बनाने के बाद जो डाउट